नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अटमोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि आपका पॉलिटी का भी हिस्सा इसमें कवर किया गया है। ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा और हर बार की तरह आज के भी सेशन का आपको पीडीएफ आपके लॉकुल के अपने डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। पहला सवाल ध्यान से देखिए। हु इज कंसीडर्ड द रियल गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रियल गार्जियन, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया, देखिए वर्ड को पकड़िए, ठीक है। जस्ट ए मिनट, राइट, ओके। रियल गार्जियन, चलिए, रियल गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट आंसर है आपका। बताइए जल्दी। ओके, ठीक है। क्या है आपका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड द रियल गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड्स socialism and secularism were inserted into the preamble by which amendment? दो शब्द हैं आपके, सोशलिज्म और सेकुलर। सवाल यही पूछा गया है कि यह जो दोनों वर्ड हैं सोशलिज्म और सेकुलर, इनको हमारे जो संविधान है उसकी प्रस्तावना, उसके प्रियम्बल में कब इसे इंसर्ट किया गया था, ऐड किया गया था, इसे शामिल किया गया था? किस अमेंडमेंट के बाद, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद किया गया था? तो ऑप्शन है 15th अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट। बिल्कुल, राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। द वर्ड्स socialism and secular were inserted into the preamble by 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42वां संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से सोशलिज्म और सेकुलर इन दोनों वर्ड को हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर was the 42nd amendment enacted, which is the only amendment made to the preamble so far? Options are option A 1950, option B 1976, option C 1978, option D 1991। सवाल बड़ा स्पष्ट है कि ये जो 42वां संशोधन हुआ था ना, वो किस वर्ष में किया गया था, किस साल किया गया था, जिसके माध्यम से हमारे संविधान में भी संशोधन हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। किस साल किया गया था? यही हमारा प्रियम्बल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। देखिए, आपको सिर्फ वह साल बताना है, बिल्कुल इसमें वक्त नहीं लगना चाहिए। साल क्या है? 1976। क्या है? तो ईयर है आपका 1976। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड टू द प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट? 41st अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट। किस अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारे संविधान के प्रस्तावना में यह दो शब्द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को क्या किया गया था?
शामिल किया गया था, जोड़ा गया था। आप देख पा रहे होंगे यहां पर वर्ड दिया हुआ है आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यह जो वर्ड यहां पर इस लाइन में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो यही जो लाइन जोड़ा गया है, आपसे यही पूछा जा रहा है कि यह जो लाइन जोड़ा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, यहाँ पर यह किस अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था, बताइए। एग्जैक्टली बिल्कुल 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच लैंडमार्क केस वॉज इट expressed that legal sovereignty in India resides in the constitution and not in we the people। किस केस में कहा गया था? देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए गोरखनाथ केस, ऑप्शन बी शंकरी प्रसाद केस, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन डी ए के गुप्ता केस। ये सारे केस इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से किस केस में कहा गया था, किस लैंडमार्क, किस ऐतिहासिक फैसले में कहा गया था? लैंडमार्क केस मतलब ऐतिहासिक फैसला। इसमें ये बात एक्सप्रेस किया गया था, कहा गया था कि दैट लीगल सॉवरेनिटी की जो बात है इन इंडिया रिसाइड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट इन वी द पीपल। किस केस में कहा गया था? बहुत ही पॉपुलर केस है, लीगल सॉवरेनिटी की बात कही गई थी उसमें, तो वह बिल्कुल आपका लैंडमार्क केस है आपका। ऑप्शन सी इज करेक्ट, केशवानंद भारती केस। कौन सा केस था वह? तो केशवानंद भारती का केस था। क्वेश्चन नंबर 6, विच केस हैज held that the preamble is a part of the basic structure of the constitution। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, यह आपने पढ़ा होगा निश्चित तौर पर। यह जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है ना सर, इस कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है या किस जजमेंट के बाद से यह आपका अस्तित्व में आया था, यह कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब बता दीजिए, बहुत ही लाजवाब सवाल है यह, बहुत ही शानदार सा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल केशवानंद भारती केस, एग्जैक्टली केशवानंद भारती केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है यह। इसी केस में कहा गया था बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। जब भी नाम आए बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का तो केशवानंद भारती दिखे तो आंख बंद करके, बिल्कुल कभी कभी आंख बंद करके भी आप टिक कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही यह भी सवाल है, और यह तभी होता है जब आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं। Question number 7, in which case did the Supreme Court states that the preamble is not a part of the constitution? किस केस में कहा गया था? देखिए बहुत ही शानदार सेशन है आज का, आपके काम आने वाला है। ऑप्शन आर केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी इन रे बिरुबरी यूनियन, ऑप्शन सी सज्जन सिंह केस, ऑप्शन डी मिनरवा मिल्स केस। किस केस में कहा गया था? देखिए निगेटिव क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। नॉट, यहां पर क्या कहा गया है? नॉट। किस चीज का इस्तेमाल किया गया? इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स, कहा क्या? कहा प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द, नॉट। बताइए कौन सा आपका इसमें ऑप्शन सही होना चाहिए? बिल्कुल ये बेसिक सा सवाल है। इन रे बेरुबरी केस, ठीक है, इन रे बेरुबरी यूनियन, इस केस में कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द इंडियन रिपब्लिक, है ना? और ये इसका जवाब तभी आप दे पाइएगा जब आप प्रीएम्बल से गो थ्रू रहिएगा। चलिए ऑप्शन आर, ऑप्शन ए सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन बी सोशलिस्ट सेकुलर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन डी सेकुलर सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना? बताइए। कोई चिंता वाली बात नहीं है, आराम से अटेंड कीजिए सेशन को।
अभी वक्त लीजिए ताकि एग्जाम में आपका वक्त ज़ाया ना हो। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा आपका सीक्वेंस बताना है कि प्रियम्बर में जो सीक्वेंस बना हुआ है ना आपका, वही आपको बताना है यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ ना, इसका बता देता हूँ। हमने जो याद किया था उसको, हम जब हमारे समय हमने टेक्निक बनाया था, तो वो टेक्निक क्या था वो भी बताऊंगा। पहले आप इसको एक अटेम्प्ट ले लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा टाइम भी इसलिए दे रहा हूँ उसमें। चलिए मैं बताता हूँ। इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसे कर लो आप। देखो, एक हमारा है कि ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, ट्रिपल मतलब तीन बार ये आ गया, और डी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ट्रिपल एस डी आर, देखिए हर किसी का अपना तरीका होता है, वो मैं आपको थोपूंगा नहीं कि नहीं आपको यही तरीका करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि यह तरीका है, इस तरीके से हम लोग भी चीज़ों को याद करते थे, ट्रिक होता था, है ना। तो ट्रिक कहीं कहीं आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस, तीन बार ट्रिपल मतलब तीन बार एस आ गया, और डी आर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक आपका आ गया। तो इस तरीके से भी चीजों का आप रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब हो गया, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ट्रिपल एस डी आर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्टेड? पहली बार हमारे संविधान में कब संशोधन हुआ था, यही सवाल पूछा गया। 1950, 1951, 1947, 1975। आते हैं ऐसे सवाल, इस सवाल में फंस जाते हैं आप, बड़ा बड़ा अटेम्प्ट लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ ध्यान जाता है आपका, और यह जो बेसिक से सवाल हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको आप इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आपका एमसीक्यू सेशन लेता रहता हूँ, इंडियन पॉलिटी आपका कवर कराता हूँ, क्योंकि इंडियन पॉलिटी आपका जीके जीएस में भी पूछा जाएगा, बिहार एपीओ में। तो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, 1951। पहली बार कब हुआ था संविधान में संशोधन? तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951, इन द ईयर 1951। क्वेश्चन नंबर 10, विच शेड्यूल वॉज इंसर्टेड into the constitution by the first amendment act in 1951? ओरिजिनली कितना शेड्यूल था हमारे पास? तो नहीं, अभी बता दूंगा तो फिर आपको जवाब मिल जाएगा, इसलिए चलिए अभी वो सब नहीं, मैं पढ़ा चुका हूँ वो, अभी बता दूंगा तो फिर जवाब मिल जाएगा फिर आपको। मैं बताने ही वाला था, लेकिन फिर वही एक ऐसे ही लास्ट सेशन में मैंने क्या किया था, सवाल पूछने की जगह मेरे से क्या जवाब ही निकल गया था, है ना। पूछना था अपने को सवाल, लेकिन सवाल के दौरान ही एक ऐसा वर्ड मैंने इस्तेमाल किया जिसमें कि पूरा उस सवाल का जवाब ही छुपा हुआ था। तो अभी मैं आपको बता दूंगा ओरिजिनली कितना शेड्यूल था, तो आपको जवाब मिल ही जाएगा। चलिए बताइए, जल्दी बताइए इसमें। Which schedule was inserted into the constitution by the first amendment in 1951? तो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी। चलिए अब मैं बता देता हूं आपको, ओरिजिनली कितना था। ओरिजिनली वी हैव 8 शेड्यूल्स, 8 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो हमारे मूल संविधान में जब ड्राफ्ट हुआ था फाइनल, मूल संविधान में कुल कितने शेड्यूल्स थे? तो वी हैव 8 शेड्यूल्स, ठीक है, सिर्फ 8 ही शेड्यूल थे। और जब अमेंडमेंट हुआ, है ना, तो पहली बार अमेंडमेंट के बाद कौन किस नंबर पर कौन सा शेड्यूल डाला गया था? तो यही 9वें नंबर का शेड्यूल आपका अमेंडमेंट के बाद डाला गया था। चल, हाउ मेनी टाइप्स, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टीज आर इनुमरेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 3, 4, 5, 6। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। ठीक है, ओके। लिबर्टीज की बात हुई है, कितने टाइप ऑफ लिबर्टीज को हमारे प्रियम्बल में मेंशन किया गया है? राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, ठीक है।
5 liberties are enumerated in the preamble of the Indian Constitution. preamble जिसे हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट दिया हुआ है, ये याद रखिए, नेगेटिव क्वेश्चन है, नॉट वन ऑफ द 5 लिबर्टीज मेंशन इन द प्रीएम्बल। देखिए सीक्वेंस बन गया ना, पहले तो लिबर्टीज की बात हो गई, आपने जान लिया कि 5 लिबर्टी है। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपके 5 लिबर्टीज जो है उनमें यह नहीं है, इन ऑप्शंस में से कौन नहीं है वो आपको बताना है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। अब बताइए। जो है पहले उसको सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। टोटल 5 है लेकिन अभी 4 ऑप्शन है तो कोई 3 ही होगा, तो 3 रिकॉल कर लीजिए और उसके बाद कहते हैं ना एलिमिनेशन टेक्निक, ये एलिमिनेशन टेक्निक से आप इसका जवाब आपको मिल सकता है। अब यह टेक्निक भी कब काम आएगा, जब आप अच्छे से चीज़ों को समझे रहिएगा तब। तो यहाँ पर है, क्योंकि संविधान में अपॉर्चुनिटी को लेकर यह लिखा गया है टर्म, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है, और यह इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ है सर, तो यह है आपके मौलिक अधिकार में, जिसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं। कहाँ है फंडामेंटल राइट, तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो लिबर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी जैसा कोई टर्म है ही नहीं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जैसा टर्म है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ है, तो फंडामेंटल राइट में है। तो इसका मतलब यह लिबर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपका प्रियम्बल का हिस्सा नहीं है, यह जो प्रियम्बल दिया हुआ है। तो वही आपसे पूछा गया कि प्रियम्बल का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है। लिबर्टी की जो बात हो रही है, जो लिबर्टी आपका प्रियम्बल का हिस्सा है, उस लिबर्टी में कौन सा ऐसा लिबर्टी यहाँ पर दिया गया है जो कि आपके प्रियम्बल का हिस्सा नहीं है, तो वो कौन है, लिबर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। क्यों, क्योंकि ये जो लिबर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी जैसा कोई टर्म नहीं है। हाँ, एक टर्म है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो अभी प्रियम्बल में नहीं है। वो क्या है, आप कहाँ है, तो वह आपके फंडामेंटल राइट में है। कहाँ है, फंडामेंटल राइट में है। और फंडामेंटल राइट में क्या टर्म है इस्तेमाल, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना। हो गया ना, बहुत शानदार तरीके से कोरिलेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द प्रियम्बल एम्स टू सिक्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड व्हाट एल्स। ठीक है, ऑप्शंस आर फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ऑप्शन डी सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सर्वेंट्स। बताइए। देखिए, इसमें यह कहा गया है सवाल में कि देखिए जो हमारा संविधान का प्रस्तावना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उसका एक तो एम यह है, एक उद्देश्य यह है कि टू सिक्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। उसके अलावा और क्या एम है हमारे प्रियम्बल का, वही आपको बताना है ना। बस अब इसमें कौन सा टर्म इस्तेमाल किया गया है, बस एलिमिनेट करते जाए ना। फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स है। अब बताइए। बस है, बिल्कुल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यही है आपका। क्योंकि यह तो आपका दिख रहा है सीधा सीधा, यह क्या है यहाँ पर, यह आपका फंडामेंटल राइट हो गया, यह आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये कहीं से सेंस ही नहीं बन रहा है, एलिमिनेट हो गए। तो यहाँ पर आपका बस बचा क्या, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द वर्ड सेकुलर इन द प्रीएम्बल मीन्स। ये जो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है हमारे संविधान में, इसका मतलब क्या है, यही बताना है। ऑप्शन सर, ऑप्शन ए, द स्टेट हैज इट्स ओन रिलीजन, ऑप्शन बी, ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, ऑप्शन सी, द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। सवाल बड़ा ही सिंपल है, आप फंसते हैं ऑप्शंस में, इसीलिए मैं ऐसे सवालों को यहां पर शामिल किया हूं। जितना अटेम्प्ट लीजिएगा उतना आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप तुरंत ऑप्शन टिक कर देते हैं, थोड़ा सा पॉज लेना होता है,
थोड़ा सा, और उस पॉज में समय कम लगे, जो पॉज का टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा शॉर्ट रहे, आपके लिए कम हो, इसीलिए ऐसे सेशन आपको मैं अटेंड करवाता हूँ। बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, बोथ बी एंड सी। सेकुलर का मतलब क्या है? पहला मतलब है ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, सभी धर्मों को समान रूप से, समान नजर से देखा जाएगा, किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, जो हमारा देश है भारत, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देता है, सभी धर्म को समान नजर से देखा जाता है। तो यह दो ऑप्शन आपके सही होंगे, बी एंड सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेम आवर कंट्री इन आर्टिकल 1? बताइए, हमारे देश का जो नाम का संबोधन है ना, वह संविधान के आर्टिकल 1 में किस तरीके से है ना, किस तरीके से उसका संबोधन किया गया है, यही आपको बताना है। ऑप्शन सारा, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडिया दैट इज भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, या फिर ऑप्शन डी आर्यव्रत। क्या संबोधन किया गया हमारे देश के नाम को लेकर, है ना, जो जिक्र हुआ है हमारे देश के नाम का, वो किस तरीके से लिया गया है संविधान के तहत? आप तो कहेंगे सर इंडिया है, नहीं नहीं भारत है, नहीं हिंदुस्तान है। संविधान में क्या है? हाँ ठीक है, ओके, ऑप्शन बी इंडिया दैट इज भारत, है ना, यही कहा गया है। क्या कहा गया है? इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, है ना, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए, इंडिया दैट इज भारत। आप कहीं बाहर देश के रहिए, है ना, और जब आप अपने देश का नाम सुनते हैं तो कितना प्राउड फील होता है, जब आप अपना तिरंगा देखते हैं तो कितना प्राउड फील होता है ना। तो हमारा संविधान बहुत खूबसूरत है, इसको अगर आप पढ़िएगा ना, मन यही करेगा कि दिन में एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो विद इंटरेस्ट पढ़िएगा आप किसी भी सब्जेक्ट को, और खासकर संविधान को पढ़िएगा ना, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं हाई स्कोर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच अमेंडमेंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कई बार आपको मैंने कराया हुआ है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते वक्त भी इसका मैंने जिक्र किया है। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए फर्स्ट अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 73rd अमेंडमेंट। अच्छा, ये 73rd अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, सारे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब 73rd को मैंने कोट किया हुआ है ना, कुछ नई बातों को इसके माध्यम से जोड़ा गया था। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो लास्ट सेशन अटेंड कीजिए, अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, आप सेशन अटेंड कीजिए। आप रेडीमेड के चक्कर में रहते हैं और अपना एफर्ट नहीं लेते हैं, एफर्ट आपको लेना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे सर इतना अमेंडमेंट हुआ था इसके माध्यम से ना, कि एक कहा जाता है एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक छोटा सा संविधान बनकर तैयार हो जाता है, इतना संशोधन किया गया था 42वें संशोधन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 17, इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रियम्बल एंड अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच शैल प्रिवेल? अगर कभी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है संविधान में और कॉन्स्टिट्यूशन के जो अदर प्रोविजन है उसमें, तो कौन यहां पर प्रिवेल करेगा, है ना, यही आपसे पूछा गया है। प्राथमिकता किसे दी जाएगी अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस हमारे प्रियम्बल और प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ऑप्शन आर, ऑप्शन ए प्रियम्बल, ऑप्शन बी अदर प्रोविजंस, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन,
ऑप्शन डी दे गो साइड बाय साइड। बात प्रेफरेंस की है ना, किसे प्राथमिकता दी जाएगी? बिल्कुल, यहां पर अदर प्रोविजंस शैल प्रीवेल, इसे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अदर प्रोविजंस को। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रियम्बल प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ व्हाट, है ना। ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी ओनली, ऑप्शन बी स्टेटस ओनली, ऑप्शन सी अपॉर्चुनिटी और स्टेटस, ऑप्शन डी अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। अच्छा, यहाँ पे और है, देखिए वही मैं सोचूं कि दोनों ऑप्शन रिपीट क्यों हो रहा। अपॉर्चुनिटी और स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। ठीक है, बताइए, या तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, या फिर स्टेटस की बात करता है, या फिर अपॉर्चुनिटी या स्टेटस की बात करता है, या दोनों की बात करता है, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, तो और एंड। चलिए बताइए। बिल्कुल, यहां पर लिखा हुआ है हमारे, इक्वालिटी ऑफ प्रियम्बल में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस की बात कही गई है। किस चीज़ की बात कही गई है? अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन व्हाट डेट was the constitution of india adopted by the constituent assembly? अडॉप्ट किया गया है ना। ऑप्शन सर, ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। हमने अडॉप्ट कब किया था, है ना, हमने अपनाया कब था? जो हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, उसे हम किस तारीख को हमने अपनाया था, यही सवाल पूछा गया। अपनाया, याद रखिएगा, शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, एडॉप्ट किया। कब अपनाया बताइए, शब्दों को पकड़िए, नहीं तो फिर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, मामला गलत हो जाएगा। बिल्कुल, 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था? अडॉप्ट किया था हमारे संविधान को। ठीक है, और इसी को कहा जाता है डेट ऑफ, क्या कहा जाता है? इनेक्टमेंट। क्या कहा जाता है? डेट ऑफ इनेक्टमेंट भी कहा जाता है। एडॉप्शन के जगह आपसे कभी कभी इनेक्टमेंट भी शब्द का इस्तेमाल होगा। इनेक्टमेंट, इनेक्टमेंट, एडॉप्शन। और अगर इन्फोर्समेंट आप लिखा रहेगा, समझिएगा, इन्फोर्समेंट का मतलब क्या हुआ कि कब से लागू हुआ, है ना। लेकिन यहां लागू होना नहीं पूछा गया, डेट ऑफ इनेक्टमेंट या डेट ऑफ एडॉप्शन पूछा गया है, कब इसे हमने अपनाया था। वाई वॉज 26 जनवरी chosen as the date for the constitution to fully come into force? 26 तारीख को ही क्यों चुना गया था? संविधान को लागू करने के लिए 26 तारीख को ही क्यों चुना गया था, 26 जनवरी को? ऑप्शन आर, ऑप्शन इट वाज द डे ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट, ऑप्शन बी टू commemorate the 1930 demand for पूर्ण स्वराज, ऑप्शन सी इट वाज द डेट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। बताइए, पूरा समय मिलेगा, बताइए। बिल्कुल,
ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। टू टू commemorate the 1930 डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, वह इस तारीख को ही 26 जनवरी को ही क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1930 में। वर्ष क्या था 1930 और तारीख क्या थी, तो यही तारीख थी आपकी 26 जनवरी क्या थी। तो उसी दिन को एक रिस्पेक्ट, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट देने के लिए, है ना, क्योंकि उस दिन क्या हमने पूर्ण स्वराज का हमने क्या किया था, मांग रखा था। तो उसी दिन के याद में और उस दिन को सम्मान देने के लिए, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट देने के लिए हमने क्या किया था, हमने 26 जनवरी को हमने संविधान को अपने लागू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नेगेटिव क्वेश्चन, नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है वो जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, यही आपको बताना है। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ऑप्शन बी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन डी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा इसमें से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका वह क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is not an salient feature of the Indian constitution? Options are, option A written constitution, option B quasi federal structure, option C committed judiciary, option D distribution of power। यह भी देखिए आपका नेगेटिव क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सैलिएंट फीचर कौन नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, कमिटेड जुडिशरी, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एलिमिनेट कीजिए, इसमें दिख रहा है कौन सा है, तो जो है उसको रहने दीजिए, जो नहीं है वही आपको बताना है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्वासी फेडरल भी है। क्वासी फेडरल कहाँ हो जाता है आपका, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है, ये आपका क्या है, क्वासी फेडरल है। वहाँ भी आपका विधानसभा है, केंद्र में भी आपका पार्लियामेंट है, तो राज्य में भी आपका क्या है, तो विधानसभा है, वहाँ भी कहीं कहीं विधान परिषद भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है, सेंटर और स्टेट के बीच में है। तो अब रह कौन सा गया, जो रह गया वही, इसको सीधे आंख बंद करके क्या कीजिए, यहाँ पर टिक मार दीजिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कमिटेड जुडिशरी। बस, ज़्यादा इसमें सोचना ही नहीं है, इस तरीके से अटेम्प्ट लीजिए। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उस वक्त मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए 394, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 397, ऑप्शन डी 448। बताइए। बिल्कुल इसमें वक्त नहीं लगना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओरिजिनली कितने हमारे थे आर्टिकल, तो ओरिजिनली वी हैव 395 आर्टिकल्स। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास शेड्यूल कितने थे, उस वक्त नहीं बता रहा था मैं, क्योंकि ये फिर आपको जवाब ही मिल जाता। 8 शेड्यूल्स थे। अब ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे, अब कितने शेड्यूल है वो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, हु एक्सप्रेस द व्यू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एज मच एज इट इस्टेब्लिशेस अ ड्यूअल पॉलिटी, किन्होंने कहा था यह बात? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर इवोर जेनिंग्स, प्रोफेसर के सी वेयर, सर बी एन राव। किन्होंने यह बात कहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एज मच एज इट इस्टेब्लिशेस अ ड्यूअल पॉलिटी, किनके द्वारा ये बात कहा गया था? बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है ड्यूअल पॉलिटी को लेकर,
इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, यही बताया गया है। डुअल पॉलिटी से कनेक्ट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहा गया था। ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड द राइट टू प्राइवेसी टू बी अ फंडामेंटल राइट? ऑप्शन आर, ऑप्शन है सुब्रमण्यम स्वामी केस, ऑप्शन बी लोक प्रहरी केस, ऑप्शन सी जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी केस, ऑप्शन डी सुनंदा भंडारे केस। किस केस में कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वह भी आपका क्या है, तो फंडामेंटल राइट है ना, निजता का अधिकार। पॉपुलर केस है। राइट आंसर सुब्रमण्यम स्वामी केस, लोक प्रहरी, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी, सुनंदा भंडारे। बिल्कुल, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी केस, इसी में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वर द फंडामेंटल राइट्स टेकन? बस वही सोर्स पूछा गया है कि जो आपका फंडामेंटल राइट है वह किस देश के संविधान से यह लिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान में जो अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं वह अलग अलग देशों के संविधान से या वहाँ के मैकेनिज्म से वह लिया गया है। यही बताना है आपको। ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रसिया। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, बहुत आसान सा सवाल है। बिल्कुल यूएसए से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया गया था? हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? किस देश से लिया गया था? ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, रशिया। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया था? इस पर ही मैंने अलग से आपके लिए सेशन ले रखा है जुडिशियल रिव्यू के लिए, है ना। आर्टिकल 13, उधर चले जाइए आप। क्या है? और भी कुछ है, बताइए। और भी कुछ याद आ रहा है तो बताइए। आर्टिकल 13 तो मैंने बता दिया। अगर कुछ याद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम विच कंट्री वाज द रूल ऑफ लॉ टेकन? रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वह किस देश से लिया गया है? मैं नहीं बताऊंगा, जुडिशियल रिव्यू में बिल्कुल आर्टिकल 30 तो एक मैंने बता दिया, और क्या है वह बताइएगा। यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, रशिया। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था? बताइए। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन से लिया गया था रूल ऑफ लॉ। ये सारे आपके सोर्सेज पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम विच कंट्री वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टेकन? कहाँ से यह लिया था? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से, यूएसए से, कनाडा से या रशिया से? बताइए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बिल्कुल यूएसए से लिया गया था। यूएसए से क्या लिया गया था आपका? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपका यूएसए से लिया गया था। ये सब कुछ तभी समझ में आएगा जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़िएगा। और आपका इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो है आपका वह कहाँ से लिया गया? इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका लिया गया था ब्रिटेन से। यह एक नैरो कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटेन से लिया गया था। इक्वलिटी बिफोर लॉ नैरो कॉन्सेप्ट है।
और यह जो है, यह ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। यह तो सिर्फ बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, लेकिन यह किस चीज़ की बात करता है? सिर्फ लॉ के सामने इक्वलिटी की बात नहीं करता है, बल्कि लॉ के समक्ष क्या करता है? प्रोटेक्शन की भी बात करता है, संरक्षण की भी बात करता है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट वाइडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, जहां लगेगा मुझे थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देना चाहिए वहां मैं कर दिया करूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 30, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट? किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, बेसिक सा सवाल है, लेकिन वही है, उसे पढ़ते नहीं हैं हम लोग। राइट आंसर इज आर्टिकल 1, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये आपको आर्टिकल 1 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, विच कैन हु कैन डायरेक्टली इन्फोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, नन ऑफ दीज? फंडामेंट किसके इन्फोर्समेंट की बात हो रही है? यहां एक वर्ड पकड़िए, डायरेक्टली इन्फोर्स। किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? आपका किस चीज के लागू करने की बात हो रही? फंडामेंटल ड्यूटीज। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता? बताइए सर, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है आपका? क्या है बताइए? फंडामेंटल ड्यूटीज आपका क्या है? नॉन इन्फोर्सिएबल है। आपसे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि एज अ गुड सिटीजन आपको यह चीज करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है ना? आपसे यह नेशन उम्मीद करता है कि बीइंग अ गुड सिटीजन आपको यह चीज, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, यह आपका मौलिक कर्तव्य है, आपको यह चीज करना चाहिए। लेकिन इसको क्या है? इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है ना? हाँ, इनमें से कुछ नियम है जो कि आपके उसको लेकर कुछ अलग से स्पेशल लॉ बने हुए हैं, या कोई पीनल प्रोविजन अदर लॉज में है, तो वहां उसके लिए प्रावधान है। लेकिन इन जनरल अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें हम लोग, तो इसको ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही हाई कोर्ट कोई इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं ना, डायरेक्टली इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। डायरेक्टली इसलिए कहा गया क्योंकि इनडायरेक्ट रूप से इसके अपने कोई स्पेशल लॉ है, या जनरल लॉ भी है, कोई पीनल ऑफेंस है इसमें, तो उसको लेकर फिर सजा की बात है, फिर वो सारे फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग है। लेकिन इन जनरल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके प्रोवाइड किए गए हैं, उसको डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, which schedule specifies the states and their territories? फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल? किस शेड्यूल में बात कही गई है स्टेट्स की और उनके टेरिटरीज की? इसीलिए इन एरियाज को भी अच्छे से कवर कीजिएगा, शेड्यूल्स का जो आपका एरिया है। राइट आंसर इज हियर फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में बात किया गया है आपका स्टेट और टेरिटरीज का। क्वेश्चन नंबर 33, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल नॉट comprise which of the following? Options are territories of the states, option B union territories, option C territories which are acquired, option D territories which are not acquired. इनमें कौन सा जो टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर आपका प्रावधान दिया गया, उसमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है? बिल्कुल, इसमें विच आर नॉट एक्वायर्ड, टेरिटरीज which are not acquired. Question number 34, who has the power to alter the names of existing state? है ना, राज्यों के जो नाम होते हैं उसमें उसको बदलने का किनको पावर है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट? क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज द पावर टू अल्टर द
नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यह अधिकार किसको है, तो पार्लियामेंट को है। किसको है? पार्लियामेंट को है। किस बात के लिए? टू अल्टर द नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 35, अंडर विच आर्टिकल डज अ पर्सन सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ दे वॉलेंटरली एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप? की नागरिकता समाप्त हो जाएगी किस प्रावधान के तहत? अगर स्वेच्छा से वह दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो उनकी भारत की जो नागरिकता है वह क्या होगी? वह समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 5, आर्टिकल 7, आर्टिकल 9, आर्टिकल 11, बताइए। आर्टिकल 9। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज empowered to regulate the right of citizenship by law? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट। हु इज empowered किस बात के लिए? टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। नागरिकता को लेकर जो कानून है, जो प्रावधान है, उसको लेकर जो शक्तियां दी गई हैं, जो अथॉरिटी दी गई है, वह किनके पास है, या उसको लेकर कानून बनाने का किनको अथॉरिटी है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल पार्लियामेंट को है, हमारे संसद को है। क्वेश्चन नंबर 37, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ की इनमें से किस अनुच्छेद में बात करी गई है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। रूल ऑफ लॉ बात है यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की। इनमें से कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 आपका रूल ऑफ लॉ की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट encompassed by Article 14? Equality before law, equal protection of laws, protection of life and liberty, protection against arbitrary action। नॉट की बात कही गई है, निगेटिव क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। इनमें जो भी प्रावधान दिए गए हैं, जो भी टर्म इस्तेमाल किए गए हैं, वह आपके आर्टिकल 14 से इनमें से कौन सा है जो शामिल नहीं है? इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा टर्म है, कौन सा ऐसा प्रावधान है जो कि आर्टिकल 14 के तहत नहीं आता है? बड़ा ही स्पष्ट दिख रहा है ना? बाकी सारी चीज़ें हैं आप जो उसमें शामिल है, तो जो नहीं है वह क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। लाइफ एंड लिबर्टी के लिए अलग से आपका आ जाता है, आर्टिकल 21 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, आर्टिकल 14 परमिट्स क्लासिफिकेशन बट प्रोहिबिट्स क्या है? व्हाट? वही पूछा गया, क्या प्रोहिबिट है, वही तो पूछा गया है। ग्रुप लॉ, क्लास लेजिस्लेशन, रिलीजियस क्लासिफिकेशन, सिंगल पर्सन लॉ। रीजनेबल क्लासिफिकेशन को तो परमिट करता है। देखिए, एक टर्म है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन को तो परमिट करता है, लेकिन इसमें से किस चीज को प्रोहिबिट करता है, रोकता है, वह नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 14 के तहत। ग्रुप लॉ, क्लास लेजिस्लेशन, रिलीजियस क्लासिफिकेशन एंड सिंगल पर्सन लॉ। बिल्कुल, वो क्या नहीं कर सकता है? तो क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, एट द commencement of the constitution, a person who had their domicile in India and was an ordinary resident for not less than year was a citizen।
बताइए। 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स। जब हमारा संविधान लागू हो गया था, है ना, संविधान हमारा लागू हो गया था, ठीक है, तो अ पर्सन हु हैड देयर डोमिसाइल, जो यहाँ निवास करते थे, यहाँ के जो निवासी थे, इंडिया, वाज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर नॉट लेस देन, वही आपको साल बताना है, कितने साल के कम के वो नहीं होने चाहिए, कम से कम इतना वर्ष तो उनको होना ही चाहिए, भारत के टेरिटरी में वो रहते आए हों, वहाँ के डोमिसाइल हों, कम से कम कितना, 5 इयर्स, है ना। At the commencement of the constitution, a person who had their domicile in India and was an ordinary resident, not less than, यहाँ किस चीज़ की बात हुई है, not less than की बात हुई, कितने not, तो 5 इयर्स, 5 इयर्स वॉज अ सिटीजन, तब वो सिटीजन कहलाएंगे, कम से कम वो 5 साल रहे हों, ठीक है ना। क्योंकि देश का क्या हुआ था उस वक्त, देश का बंटवारा भी हुआ था, तो बहुत ज़्यादा जो है उस बात को लेकर चला था कि भाई कौन सिटीजन होंगे, किन्हीं सिटीजन माना जाएगा लोग, क्योंकि पाकिस्तान, भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना था, नया देश बना था बंटवारा के बाद, पहले तो पूरा इंडिया था। तो जो नागरिकता की बात है, जब हमारा संविधान लागू हो गया था, उसके बाद से भारत की जो टेरिटरी है, वहाँ का जो पूरा क्षेत्र था, हमारा बंटवारे के बाद जो भारत अलग बना, वहाँ पर एज अ सिटीजन, वहाँ के नागरिक, वहाँ का जो डोमिसाइल अगर आपको मिलता है, तो उसके लिए कम से कम 5 साल, आप संविधान जब लागू होता है तो 5 साल तक आपको माना जाए कि वहाँ पर आप रहते आए हैं, है ना, तभी आप वहाँ का आपको डोमिसाइल मिलेगा, आप वहाँ के नागरिक कहलाएंगे, सिटीजन कहलाएंगे इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 41, विच अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 443B रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन? 86th amendment, 42nd amendment, 97th amendment, 85th amendment. कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर दो प्रावधान दिया गया था आपका आर्टिकल 43B, तो यह है आपका 97th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, हुज ड्यूटी इज टू अप्लाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP इन शॉर्ट, द स्टेट, ऑल सिटीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, नन ऑफ द एबव? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, इसको अप्लाई करना है, यह कोई क्या है, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं, इन नेचर ये मैंडेटरी नहीं है, यह क्या है, डायरेक्टिव्स है, मतलब कि इसे स्टेट के द्वारा लागू किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस की अगर बात हो तो इसमें सारे प्रावधान दिए गए हैं, राज्य से लागू समय समय पर करती आ रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 43, वेयर कैन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बी चैलेंज्ड इन इंडिया? इंटरनेशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। संविधान में किसी प्रकार का अगर संशोधन होता है, उसे कहाँ चैलेंज किया जा सकता है, यही आपसे सवाल पूछा गया है, तो बिल्कुल एकदम सीधा सीधा सा एकदम जवाब है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बी चैलेंज्ड इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 44, विच अमेंडमेंट, क्योंकि कहा था सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच अमेंडमेंट चेंज द नेचर ऑफ आर्टिकल 45 रिगार्डिंग एजुकेशन? 86th amendment, 42nd amendment, 97th amendment, 85th amendment. Which amendment changed the nature of Article 45?
ठीक है। आर्टिकल 45 रिगार्डिंग एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आपका आया था, किस अमेंडमेंट के बाद आया था? 86th अमेंडमेंट एक्ट के बाद से आया था ना। विच आर्टिकल्स रिलेट्स टू द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स? आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20। थोड़ा फास्ट कीजिए क्योंकि कुल 100 क्वेश्चन हैं अभी आपके। एबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 है, क्योंकि ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, जल्दबाजी में लोग इसको टिक करते हैं, ये है आपका छुआछूत से, अनटचेबिलिटी से है, ठीक है। आर्टिकल 18 आपका डील करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स से। Question 40. In which case was it held that telephone tapping is a violation of privacy? PUCL versus Union of India, State of Maharashtra versus Murli Devda, option C, Govind versus State of MP, option D, Mr. X versus Hospital Z। बताइए। बिल्कुल राइट टू प्राइवेसी की बात है। टेलीफोन टैपिंग है आपका PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। टेलीफोन टैपिंग जो है वो आपका क्या है, राइट टू प्राइवेसी है, उसका वायलेशन की बात करता है, ठीक है। क्वेश्चन 47, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? आर्टिकल 44, आर्टिकल 48, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51। इनमें से किस आर्टिकल में सेपरेशन की बात कही, किसके सेपरेशन? तो जुडिशरी और आपके एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात कही गई है। 44, 48, 50, 51। बिल्कुल। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल आपका 50 है। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। दोनों सेगमेंट अलग अलग हैं, एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, मोस्ट राइट्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 3 एंड पार्ट 4, पार्ट 1 एंड पार्ट 5, पार्ट 8, आर्टिकल 308 टू 311। बताइए। बिल्कुल। जैसे ही बात आपका आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का, आप आगे ह्यूमन राइट्स पर आ गए और यहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट्स भी आ जाता है, और क्या आता है, इन शॉर्ट DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए 49, क्वेश्चन 49, विच रेंज ऑफ आर्टिकल्स रिलेट्स टू फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 12 टू 15, आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 13 टू 35, आर्टिकल 12 टू 36। ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, जल्दी बताइए इसमें। बिल्कुल, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। Question number 50. In which case was it held that the state under Article 12 includes the judiciary? A.R. Antule versus R.S. Naik, केशवानंद भारती केस, S.R. बोमई केस, सज्जन सिंह केस। इसमें से किस लैंडमार्क जजमेंट में कहा गया था कि स्टेट की जो परिभाषा है आर्टिकल 12 के तहत, उसमें आपका जुडिशरी भी शामिल है? बताइए, है ना, A.R. अंतुले केस। लेकिन कब? जब जुडिशरी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा हो, न कि जुडिशियल फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, इन विच आर्टिकल इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्राइमरली कंटेंट? जुडिशियल रिव्यू की जो बात है उसमें से किस आर्टिकल में है ना। और इससे रिलेटेड भी और भी आर्टिकल हैं, लेकिन मुख्य तौर पर किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया? आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 15। वो भी बता दीजिएगा आप। मुख्य रूप से जो है वह तो चलिए अभी हम लोग डील कर लेंगे। बिल्कुल, अभी तो मैंने आप कुछ देर पहले आपको समझाया भी था इसको लेकर, आर्टिकल 13 में है। और कौन, इसके अलावा किस किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है ना, इसके पैरेलल, वो भी आप बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा, चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए, टू डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाया जुडिशियल रिव्यू व्हाट इज नेसेसरी? वायलेशन ऑफ पार्ट 3, डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। किसी भी लॉ को, पकड़िए टर्म, कोई भी लॉ को डिक्लेयर करना हो, है ना, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, किसके माध्यम से? जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए क्या मापदंड होना चाहिए? बिल्कुल, आपका जो पार्ट 3 है, क्या है हमारा? फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है ना,
अगर इसका वायलेशन होता है तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज देयर, सुप्रीम कोर्ट इज देयर टू प्रोटेक्ट योर क्या, टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। अब कोई भी ऐसा कानून बनता है जो कि फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा हो, उसके स्पिरिट को ब्रीच कर रहा हो, है ना, उसके विपरीत हो, तब क्या होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है ऐसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। तो वायलेशन पार्ट थर्ड का वायलेशन होना चाहिए। पार्ट थर्ड आपका क्या है, एफ आर है, क्या है, एफ आर है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, बस कोर्ट के द्वारा क्या होगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाएगा, ठहरा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19। बात है अनटचेबिलिटी की, याद रखिएगा, बिल्कुल। अभी हम लोग डिस्कस ही किए थे कुछ देर पहले आर्टिकल 17, यह डील करता है आपका अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो बात होती है। क्वेश्चन नंबर 54, द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स वाज फर्स्ट अप्लाइड इन विच केस, सज्जन सिंह केस, एस आर बोमई केस, केशवानंद भारती केस, भिखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। बताइए, बिल्कुल वक्त नहीं लगना चाहिए इसमें, एकदम पॉपुलर केस है। नाम जैसे ही आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, बस उस केस का नाम पता नहीं क्यों सामने आ ही जाता है, भिखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश। एकदम दिमाग में रखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स भिखाजी, है ना, इसको हम लोग थोड़ा फनी है, बिकाजी के से हम लोग इसको जोड़ के रखते थे, भिखाजी तो बिकाजी, है ना। चलिए, अपना अपना तरीका होता है हर किसी का, मैंने कहा ना, उसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस आपको कोई ऐसा अप्लाई नहीं करना है, कोई बहुत बड़ी थ्योरी उसके साथ नहीं रहे। बड़ी थ्योरी तो अपने आप में सब कुछ आप पढ़ ही रहे हैं, तो कुछ बड़ा नहीं, बल्कि कुछ लाइट रखिए, कुछ थोड़ा सा ऐसा रखिए जो एक इमेज बने आपके दिमाग में, थोड़ा फनी सा रखिए, है ना। आर्टिकल 15 का प्रोवाइजो 1 क्या कहता है, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन विच ग्राउंड, अच्छा किस ग्राउंड पर यह डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, रोकता है, उसको प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, रिलीजन रेस सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, ऑप्शन बी रिलीजन रेस सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ लिनेज, ऑप्शन सी रिलीजन रेस कास्ट कम्युनिटी सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, ऑप्शन डी रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ। किस आधार पर प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15 का प्रोवाइजो 1 डिस्क्रिमिनेशन की अगेंस्ट सिटीजन ऑन विच ग्राउंड, किस आधार पर, तो यह करता है आपका, बताइए। देखिए इत्मीनान से, रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, इस आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 में यही कहा गया। आर्टिकल 56, क्वेश्चन नंबर 56, विच आर्टिकल अप्लाइज ओनली ओनली टू इंडियन सिटीजन एंड नॉट टू फॉरनर्स। अच्छा, सिर्फ जो इंडियन सिटीजन है उन्हीं पर यह क्या होता है, आर्टिकल लागू होता है ना। ये आपके सारे क्या है, मौलिक अधिकार हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ किसको मिले हुए हैं, आपके इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं, ठीक है, और फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए हैं। यही बताइए इनमें से कौन सा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, या फिर डी बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज हियर आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है जो कि आपके इंडियन सिटीजन्स को सिर्फ मिला हुआ है, फॉरेनर्स को नहीं मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल इन विच स्टेज, इनिशियल अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, डिस्चार्ज, या फिर ऑल ऑफ द एबव। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो यह है आपका ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 58, अंडर आर्टिकल 13 द टर्म लॉ इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, लॉ के अंदर और क्या क्या शामिल है, ऑर्डर, बाई लॉ, रेगुलेशन, ऑल ऑफ द अबव, या फिर यह सभी। लॉ के अंदर इनमें से कौन कौन चीज शामिल है, ऑर्डर, बाई लॉ, रेगुलेशन, ऑल ऑफ द अबव, तो सब कुछ शामिल है इसमें, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 59, विच आर्टिकल डिस्क्राइब द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल्स 23 to 24, आर्टिकल्स 25 to 28,
आर्टिकल्स 29 टू 30, आर्टिकल्स 31 टू 32। राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन की इसमें से किस आर्टिकल में बात करी गई है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन आर्टिकल्स आर्टिकल्स आपका ऑप्शन इज करेक्ट 23 से लेकर 24 बात किया गया आपका किस चीज को लेकर? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन। क्वेश्चन नंबर 60, टू होम डू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ अप्लाई? किन पर लागू होता है राइट टू लाइफ? यही सवाल पूछा गया है। सिटीजन्स ओनली, ऑल पर्सन्स, फॉरेनर्स ओनली, पर्सन्स अंडर इम्प्रिजमेंट ओनली? राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 इनमें से किन पर लागू होता है? टू हुम डू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ अप्लाई? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई भेदभाव वाली बात नहीं, ऑल पर्सन्स, चाहे वो सिटीजन्स हो, ना हो, फॉरेनर्स हो, सभी पर लागू होता है। पर्सन्स तो इसीलिए ऑल पर्सन्स इसमें आपके आ गए। क्वेश्चन नंबर 61, अंडर आर्टिकल 24 अ चाइल्ड बिलो द एज डैश कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री और माइन, जहाँ माइनिंग होती है, ठीक है। ऑप्शंस आर ऑफ 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स। चार ऑप्शन से इसमें से बताइए। आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 के तहत किस वर्ष से कम की आयु के बच्चे को आप क्या फैक्ट्री में या फिर माइनिंग के काम में आप उसको नहीं रख सकते हैं, उससे काम नहीं करवा सकते हैं? 12 साल, 14 साल, 16 साल या 18 साल? बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 ईयर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, विच आर्टिकल इज वायलेटेड बाय नॉट पेइंग एडेक्वेट वेजेस? वायलेशन की बात हो रही है, किस चीज़ का वायलेशन? नॉट पेइंग एडेक्वेट वेजेस टू वर्कर्स। अच्छा, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 26, आर्टिकल 23। जो रिकॉल हो रहा है, जो समझ में आ रहा है पहले और इस पर लागू नहीं है, उसको एलिमिनेट करते जाइए। आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 26, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आर्टिकल 23, है ना। आर्टिकल 23 में बात कहा गया है किस चीज़ को लेकर? नॉट पेइंग एडेक्वेट वेजेस टू वर्कर्स, उसका वायलेशन होगा, है ना। अभी कहीं इस बात को लेकर अभी चर्चा भी है कहीं पर, यही वेज को लेकर अभी कहीं चल रहा है ना, तो ये भी आपका मौलिक अधिकार है। आपको एडेक्वेट वेजेस आपको मिलने चाहिए वर्कर को, और ये प्रावधान संविधान में दिया गया है, ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आर्टिकल 23। क्वेश्चन नंबर 63, विच फंडामेंटल राइट डिड अंबेडकर कॉल द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन बी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 है आपका जो कि, ऑप्शन सी राइट टू लाइफ, ऑप्शन डी राइट टू इक्वलिटी। इसमें से किस प्रावधान को, मौलिक अधिकार के तहत जो प्रावधान है, किस प्रावधान को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। बिल्कुल, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 64, आर्टिकल 29 इज अवेलेबल टू whom? ऑल पर्सन, सिटीजन्स, फॉरेनर्स, नन ऑफ द अबव? आर्टिकल 29 सिटीजन्स को है अवेलेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन याद आ रहा है? बताइए। बिल्कुल, आर्टिकल 20। क्वेश्चन नंबर 66, आर्टिकल 20 का प्रोवाइजो 1 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? अच्छा, डबल जियोपार्डी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सेल्फ इंक्रिमिनेशन या ऑल ऑफ द एबव? बताइए। आर्टिकल 20 का प्रोवाइजो 1 क्या कहता है? बात है यहाँ पर प्रोवाइजो 1 की, तो यह डील करता है आपको
एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की बात करता है। किसकी बात करता है? तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 67 आर्टिकल 20 का प्रोवाइजो 2, 1 की तो बात हो गई, अब 2 क्या कहता है? प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, डबल जियोपार्डी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो एलिमिनेट है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, और उसके बाद जो बचता है उसमें से देखिए आप क्या है। तो ये बात करता है, एक डॉक्ट्रिन है, क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ, है ना, डबल जियोपार्डी। यही ना है सर, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी। क्या आर्टिकल 20 का, आर्टिकल 20 का प्रोवाइजो क्या है आपका? 2 हो गया। यही बात करता है आपके डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी की बात करता है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 68 आर्टिकल 20 का प्रोवाइजो 3 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? तीनों आ गए। अब बताइए, डबल जियोपार्डी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्बिट्ररी अरेस्ट। अब जो बचा है रेस्ट ऑफ इनमें से बताइए। डॉक्ट्रिन ऑफ, ये भी डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 के प्रोवाइजो 3 में प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 इन विच केस डिड द कोर्ट होल्ड दैट द वर्ड पर्सन इन आर्टिकल 21 इंक्लूड्स ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स? किस केस में कहा गया? पॉपुलर सा केस है, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनुराग मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राजेंद्र वैद वर्सेस रेंट ट्रिब्यूनल, नन ऑफ द एबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट। अभी इसको लेकर भी चर्चा था आपका, अमेंडमेंट जो हुआ है आपका ट्रांसजेंडर एक्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आर्टिकल 29 इज रिलेटेड टू विच राइट? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऑल ऑफ द एबव। 4 ऑप्शन है, इनमें से आर्टिकल 29 बताना है कि इसमें आर्टिकल 29 में किस बात को लेकर प्रावधान आपका दिया गया है, किस अधिकार की बात करी गई है आर्टिकल 29 में इनमें से। तो यहाँ बात किया गया है आपका, चूंकि यह सिटीजन को है, यह राइट किसको अवेलेबल है? तो ओनली सिटीजन को है। और यह राइट किसी से डील करता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की, उनके हितों की रक्षा की बात करता है आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? नॉट की बात के, टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, टू डिफेंड द कंट्री, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम। कौन सा इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी आपका नहीं है? यही बात कहा गया है। जो है उसको रखिए और जो नहीं है उसको अलग कर दीजिए आप, और वही आपका नॉट की कैटेगरी में आ जाएगा। नॉट, इस बात को याद रखिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है। तो यह हो जाएगा आपका टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 72 विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फ्रीडम एज टू द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन? ऑप्शंस आर आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29। राइट आंसर इज आर्टिकल 27। क्वेश्चन नंबर 73 अंडर विच जुडिक्शन डू डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स कम टू द सुप्रीम कोर्ट? अपीलाट जुडिक्शन, ओरिजिनल जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन, रिव्यू जुडिक्शन। किस जुडिक्शन के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? कब? जब दो राज्यों के बीच में क्या हो? डिस्प्यूट हो रहा हो। तो किस प्रावधान के तहत? अपीलाट जुडिक्शन के प्रावधान के तहत, ओरिजिनल जुडिक्शन, या फिर एडवाइजरी जुडिक्शन, या फिर रिव्यू जुडिक्शन? किस प्रावधान के माध्यम से आप जा सकते हैं बताइए? जब दो राज्यों के बीच में विवाद हो, डायरेक्टली क्या है भैया, आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर बात है दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट की, तो ओरिजिनल जुडिक्शन के माध्यम से आप यहाँ पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है इनमें से किस आर्टिकल में? 131, 132, 136, 141। ओरिजिनल जुडिक्शन की बात हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 31 आपका डील्स विद ओरिजिनल जुडिक्शन। क्या है आपका? आर्टिकल 131 डील्स विद ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ whom? सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 75 डज द सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन?
क्या सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि अपने वो खुद के डिसीजन का रिव्यू कर सकती है? ऑप्शन है नो, ओनली द प्रेसिडेंट कैन, बी यस इट हैज द पावर, ऑप्शन सी नो, ओनली अ लार्जर बेंच ऑफ 5 जजेस कैन रिव्यू, ऑप्शन डी ओनली इफ पार्लियामेंट अलाउज। बताइए। रिव्यू रिव्यू की बात कही गई है, यस इट हैज द पावर, है ना, पावर है, शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 76, विच आर्टिकल मेंशंस द प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिडेंट लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स? प्रेसिडेंट की बात कही गई है, नॉट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब कोई फैसला सुनाया जाता है तो वह एक कानून के तौर पर, वह क्या है, कानून के तौर पर वह देखा जाता है ना, उसकी जो मान्यता होती है एक कानून की तरह उसकी मान्यता होती है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होता है और वैसा ही कोई मामला हो तो उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में या फिर इवन सुप्रीम कोर्ट में भी उसे हम क्या करते हैं, उसे मेंशन करते हैं, उसे कोट करते हैं कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह बात कहा गया था। तो वह क्या है, वह एक प्रेसिडेंट बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 141 के तहत यह बात कहा गया है, आर्टिकल 143 या आर्टिकल 145 या आर्टिकल 146, किस अनुच्छेद के तहत यह बात कहा गया है? तो बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 141। Which article states that all civil and judicial authorities shall act in aid of the Supreme Court? Article 141, Article 142, Article 144, Article 145। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। All civil and judicial authorities shall act in aid of the Supreme Court। एक 144, आर्टिकल 144। Question number 78, which amendment allows a person to be appointed as governor for 2 or more states? किस अमेंडमेंट के बाद, किस संवैधानिक संशोधन के बाद कोई एक व्यक्ति भी क्या हो सकता है, दो या दो, एक राज्य का तो हो ही सकता है लेकिन दो या फिर दो से अधिक राज्यों के लिए भी उन्हें गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है? वही अमेंडमेंट आपको बताना है। सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, फिफ्थ अमेंडमेंट, सेवेंथ अमेंडमेंट, बताइए। राइट आंसर इज हियर सेवेंथ अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 79, in whom is the executive power of the state vested? Chief Minister, Council of Ministers, Governor and President। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट किनके पास होता है? एग्जीक्यूटिव पावर, नॉट रियल पावर। बताइए। गवर्नर, क्या है? गवर्नर, ठीक है। और रियल पावर भाई चीफ मिनिस्टर, सीएम के पास होता है, जो कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, विच आर्टिकल वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन द गवर्नर? किस, अब ये प्रावधान जो गवर्नर की जो बात हुई थी हमारे एग्जीक्यूटिव पावर की, किस प्रावधान के तहत दिया गया हमको एग्जीक्यूटिव पावर? आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155, आर्टिकल 156, बताइए। यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर जो मिला हुआ है आपको गवर्नर को, वह किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ है, यही बताना है। जो हमारे राज्यपाल हैं उनको एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट किस प्रावधान के तहत दिया गया है? तो यह है आपका आर्टिकल 154। क्वेश्चन नंबर 81, टू whom डज द गवर्नर एड्रेस देयर रेजिग्नेशन? अगर गवर्नर अपना रेजिग्नेशन देते हैं तो किनको देंगे, किनके नाम से देंगे? चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। राज्यपाल अगर अपना रेजिग्नेशन देंगे तो किन्हें देंगे, बताइए।
president. Question number 82. Who handles the governor's duties in case of death or contingency if not otherwise provided? Chief Justice of Supreme Court, Chief Justice of High Court, person determined by President's rules, none of the above. अगर हमारे गवर्नर जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसा इमरजेंट सिचुएशन होता है कि वो अपनी क्या है, वो अपनी ड्यूटी या जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह नहीं डिस्चार्ज कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं काम अपना, तो उस एब्सेंस में उनकी जगह जो उनकी भूमिका है वो किनके द्वारा निभाया जाएगा? गवर्नर की जो ड्यूटी है वह किनके द्वारा की जाएगी? यही सवाल पूछा गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पर्सन डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट्स रूल्स। व्हाट इज द प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा, नहीं नहीं नहीं, जो राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं उसके तहत जिस व्यक्ति को वहां पर अधिकार दिया जाएगा, है ना, या फिर किसी दूसरे राज्यपाल को नियुक्त कर दिया जाए, तो जो उनके अधिकार है उसके तहत वहां पर जो भी गवर्नर के एब्सेंस में जो दूसरे व्यक्ति होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी या उनको अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। तो जो भी राष्ट्रपति को जो भी उनको शक्तियां दी गई उसके तहत वह कार्रवाई कर सकते हैं इस मामले में। व्हाट इज द टेन्योर, राष्ट्रपति शासन से उसको नहीं कनेक्ट कीजिए, इसलिए वर्ड को पकड़िए चीज़ों को। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट? जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं उनका टेन्योर क्या है? 3 years, 5 years, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? बताइए। बिल्कुल, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जब तक गवर्नर चाहेंगे तब तक वो आपके एडवोकेट जनरल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, अ लेजिस्लेचर असेंबली कंटिन्यूज फॉर 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम विच डेट? डेट ऑफ इलेक्शन, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, डेट ऑफ अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग, डेट ऑफ गवर्नर्स ओथ। जो 5 साल का जो समय सीमा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का, वो किस डेट से काउंट किया जाता है? यही आपसे सवाल पूछा गया है बस। तो राइट आंसर हो जाएगा डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए? यही तो बात पूछा गया। 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। विधान परिषद, नॉट लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हुई है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, 30 ईयर्स, 3 साल आपका होना चाहिए, 30 साल। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कितना मिनिमम एज होना चाहिए? 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। इससे पहले क्या था? लेजिस्लेटिव काउंसिल था, अब क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो हमेशा याद रखिएगा 5 साल का फर्क होता है, +5 -5, है ना। तो +5 आपका आ गया LC, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, और यह -5 आ गया आपका LS, LA, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको कितना हो जाएगा? तो आपका 25 साल, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 30 साल कितना चाहिए होगा आपको? यह लेजिस्लेटिव काउंसिल के मामले में चाहिए होगा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, 30 साल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87, हु एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर अ जनरल इलेक्शन? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट? अक्सर अखबारों के माध्यम से आप सुनते होंगे ना कि जो आपके राज्यपाल हैं उनका क्या होता है, वो एड्रेस करते हैं आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके फर्स्ट सेशन को, उनका संबोधन होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88, हाउ मेनी डेज नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर मूविंग अ रिजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर? 7 days, 10 days, 14 days, 30 days? बताइए, इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज़्यादा और पॉपुलर सवाल है, तो 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड फॉर अ लेजिस्लेटिव मीटिंग? एग्जाम्पल, 200 मेंबर अगर हाउस है तो जो कोरम है वो कितना होना चाहिए? 10 मेंबर्स, 20 मेंबर्स, 50 मेंबर्स या 100 मेंबर्स होने चाहिए? अगर 200 मेंबर है उस हाउस में तो कोरम पूरा करने के लिए कुल कितने मेंबर होने चाहिए उपस्थित? 1/10 की बात होती है, तो 1/10 अगर है तो यहाँ पर तो उस हिसाब से 20 मेंबर होना चाहिए उस कोरम को पूरा करने के लिए लेजिस्लेटिव मीटिंग के। क्वेश्चन नंबर 90, अ सीट इन द लेजिस्लेचर कैन बी डिक्लेयर्ड वैकेंट इफ अ मेंबर इज एब्सेंट विदाउट परमिशन फॉर हाउ लॉन्ग? हाँ, वैकेंट उसको करार दीजिए। अगर कितने दिनों तक वो लेजिस्लेचर में नहीं आते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो उसको वैकेंट, उसको खाली कर मान लिया जाएगा। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 6 मंथ, बताइए। तो 60 दिन क्या है आपका? 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 91, questions regarding the disqualification of a member of the state legislature are referred to the governor, the speaker, the president, the election commission. बताइए। राइट आंसर इज हियर द गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर सिटिंग और वोटिंग इन द असेंबली बिफोर टेकिंग द ओथ? ओथ आपने लिया ही नहीं और आप वहाँ पर बैठना शुरू कर दिया आपने बिना ओथ लिए। भाई मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कोई कैंडिडेट है जो कि ओथ नहीं ले पाए, बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने ओथ ले लिया। एक कोई कैसा कैंडिडेट है, मेंबर है, जो कि किसी कारण से नहीं थे वहाँ पर, चाहे वो इलाज के लिए कहीं बाहर गए हों या और कोई कारण जो भी हुआ, तो वो तभी बैठेंगे वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में जब वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। उससे पहले वो बैठते हैं या फिर कोई वहाँ पर वोटिंग है ना, तो उसमें अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको क्या है, उनको पेनाल्टी लगता है। तो वही कितना पेनाल्टी लगता है वही बताना है। ₹100 पर डे, ₹200 पर डे, ₹500 पर डे या ₹1000 पर डे, यही आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसलिए देखिए, जो भी नए सदस्य आते हैं वो पहले क्या करते हैं, जो सदस्यता है, किस चीज़ की सदस्यता? लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की, तो उसकी पहले क्या करते हैं, वो शपथ लेते हैं। 93, क्वेश्चन नंबर 93, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर थिंग्स सेड और वोट्स गिवन? ऑप्शन सर, आर्टिकल 191, आर्टिकल 194, आर्टिकल 201, आर्टिकल 210। आर्टिकल 194। क्वेश्चन नंबर 94, इन अ बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर अ नॉन मनी बिल कैन originate in legislative assembly only, legislative council only, either house, only with governors परमिशन। बाइक कैमरल का मतलब क्या हो गया, पहले समझिए। बाइक कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब यह हो गया कि यहाँ पर आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, इन शॉर्ट LA। LC स्टैंड फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद भी कहते हैं, LA स्टैंड फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधान सभा भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर, जहाँ की दोनों हैं आपके, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो अब चलिए सवाल बताना है आपको कि इन अ बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर अ नॉन मनी बिल कैन बी ओरिजिनेट इन, बिल्कुल नॉन मनी बिल है तो इधर हाउस, दोनों में से किसी भी हाउस में उसे लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 95, इफ अ बिल इज पास्ड बाय द assembly and is pending in the council, okay, what happens upon the dissolution of the assembly? It remains pending, it lapses, it is sent to the president, it is deemed passed। बताइए। तो वह आपका क्या हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा, इट लैप्सेस, है ना। भाई पास ही नहीं हुआ वहां से, भाई आपका यहां से तो पास हो गया, विधानसभा से पास हो गया, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली से तो पास हो गया,
लेकिन पेंडिंग कहाँ है? वह पेंडिंग पड़ा हुआ है आपका यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसी बीच में क्या हुआ कि यह आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वह भंग हो गया। तो ये जो बिल है वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर दोबारा बाद में प्रक्रिया होगी आपकी। फिर 96, क्वेश्चन नंबर 96, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल रिटर्न अ मनी बिल? 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज, 45 डेज, बताइए। 14 डेज आपका इंपॉर्टेंट है। नोटिस से भी जो आपका स्पीकर को लेकर नोटिस का बात आया, कितना दिन पहले आपको नोटिस देना है, तो यहाँ भी देखिए ये 14 डेज का टर्म याद रखिएगा। 14 डेज का समय सीमा है यहाँ भी मनी बिल को लेकर रिटर्न करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर द गवर्नर व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड फॉर असेंट? इसमें से उनको यह ऑप्शन नहीं होता है ना? चलिए, असेंट टू द बिल, विदहोल्ड असेंट, रीसबमिट टू पार्लियामेंट, रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, बताइए। पार्लियामेंट को लेकर उनको कुछ है ही नहीं अधिकार। गवर्नर है या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा या विधान परिषद। पार्लियामेंट को लेकर तो उनको है ही नहीं। जो भी है प्रेसिडेंट के पास अधिकार है पार्लियामेंट को लेकर। 98, क्वेश्चन नंबर 98, डिस्कशन इज प्रोहिबिटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, बोथ ए एंड बी, द चीफ मिनिस्टर। समझ में आ ही गया होगा। बिल्कुल, बोथ ए एंड बी, हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस को लेकर वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? डिस्कशन प्रोहिबिट है, वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। 99, क्वेश्चन नंबर 99, टू बी एलिजिबल एज अ हाई कोर्ट जज one must have held judicial office or been an advocate for how many years? 5 years, 7 years, 10 years, 15 years, बताइए। बिल्कुल, बहुत आसान सा सवाल है। 10 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100, who has the power to declare a caste or tribes as scheduled caste or scheduled tribe? किनके पास यह पावर है ना? किनके पास यह शक्ति है कि किसी कास्ट को वह या फिर किसी ट्राइब को वह शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में वह उसे घोषित कर सकते हैं? पार्लियामेंट, चेयरमैन ऑफ SC/ST कमीशन, या फिर प्रेसिडेंट, या फिर होम मिनिस्टर। ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी चेयरमैन ऑफ SC/ST कमीशन, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, या ऑप्शन डी होम मिनिस्टर, बताइए। बहुत आसान सा है, लेकिन वही है कि हम प्रॉपर जब गो थ्रू नहीं होते तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन इज सी, प्रेसिडेंट। चलिए, आज का ये सेशन यहाँ पर आपका एंड होता है। चलिए, तो ठीक है। तो इसका जो आज का सेशन है आपका, इसका PDF आपको लॉकुल के व्हाट्सअप चैनल पर आपको मिल जाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है। वहाँ से फिर आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे, व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप इस सेशन के कमेंट सेक्शन में मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।